हेलो, वेलकम टू मौर्य। आई एम योर साइकोलॉजी टीचर उमा चौधरी और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के गोल्स। बेसिकली साइकोलॉजी पढ़ने का कुछ उद्देश्य, क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके ऊपर हम उस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी जो है जिसकी हम बात करते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जब हम उसको स्टडी करने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या एम है, क्यों हमें वो चीज़ स्टडी करनी है, तो हमारे उसके उद्देश्य होते हैं। और जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको हमें ध्यान रखना है और जिन पर हमें स्टडी करना है। तो उन जब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान के उद्देश्यों की। लेकिन उससे पहले कुछ प्रीवियस जो सेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको कितना याद है। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म साइकोलॉजी? ऑप्शन में 4 नाम दिए गए हैं। पहला अरस्तु। तो जिसने जो टर्म है साइकोलॉजी वो किसने दी, किसने ये मनोविज्ञान शब्द है दिया? तो हमने अपनी क्लास में पढ़ा है कि जो अरस्तु जो थे, एरिस्टोटल, उनको कह सकते हैं एंशिएंट फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। एंशिएंट फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। विल्हेम वुंट को है, उनको अपन कह सकते हैं मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में रुडोल्फ गॉकले एक नाम आ रहा है, जिसको अपन रुडोल्फ गॉकले, रुडोल्फ गॉकलिनियस किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा है। तो इनके बारे में एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि 1590 में, कब? 1590 में इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी एक बुक लिखी थी रुडोल्फ गॉकलेनियस ने 1590 में, जहां पहली बार उन्होंने एक टर्म यूज की थी जिसको क्या कह रहे हैं हम? साइकोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, उसका सबसे पहले जो उपयोग किया था, जो क्या सबसे पहले यूज जो किया था जिस वर्ड को कह सकते हैं, या फिर जो टर्म थी वो साइकोलॉजी, पूरी एक टर्म किसने बनाई थी? वो रुडोल्फ गॉकलिनियस ने बनाई थी। उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले दिया था। डेकार्टे के बारे में हमें पता है कि जो डेकार्टे थे उन्होंने कौन सा दिया था? पीनियल ग्लैंड का कॉन्सेप्ट दिया था कि पीनियल ग्लैंड के थ्रू किसमें इंटरेक्शन होता है? माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल, ये तीनों क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है। किसके थ्रू करते हैं? पीनियल ग्लैंड के थ्रू करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये डेकार्टे ने दिया था। तो लेकिन यहाँ पर जो रुडोल्फ गॉकलिनियस थे, उन्होंने कौन सी थी जो टर्म थी जिसका हम कह रहे हैं, बात करें मनोविज्ञान शब्द था, वो इन्होंने दिया था, न कि अरिस्टोटल ने, विलियम वुंट ने या फिर डेकार्टे ने। आई होप आप लोगों में से सबका आंसर सही होगा। नहीं है तो एक बार रिवाइज कीजिए, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइक शब्द का प्रारंभिक अर्थ क्या था? जो शब्द है जिससे क्या बना है, हमने बात की थी कि जो साइक प्लस लॉगस, या अपन कह सकते हैं लॉजिया, इन वर्डों का जो कॉम्बिनेशन बन करके क्या बना है? साइकोलॉजी बना है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो साइक जो वर्ड है उसका प्रारंभिक मीनिंग क्या था, शुरुआती मीनिंग क्या था। हमने ये चीज़ स्टडी की थी अपनी प्रीवियस क्लास में कि कैसे जो साइकोलॉजी का जो साइक वर्ड है उसका मीनिंग है वो ओवर द ईयर्स चेंज हुआ है। इस चीज़ को हमने पढ़ा था, उस चीज़ के बारे में हमने जाना था, स्टडी किया था। तो अभी वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और बात की गई है इनिशियल मीनिंग की, शुरुआती जो शब्द था, प्रारंभिक शब्द का अर्थ जो पूछा गया है उसके बारे में बात हो रही है। तो हमने एक लिख रहा है मन, जिसकी बात हो रही है, माइंड की बात हो रही है, मन। तो मन साइकोलॉजी का जो अर्थ था वो बदला था, लेकिन वो शुरुआती अर्थ नहीं था। कह सकते हैं कि जो सेकंड आया था वो था। ठीक है। उसके बाद में बात हो रही है सोल की या आत्मा की। तो हाँ, शुरुआत में कह सकते हैं कि जो सोल था उसको हम कह सकते हैं कि साइक का प्रारंभिक अर्थ कहा था। और ये किसने किया था? ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा था। किसने कहा था? ग्रीक फिलोसोफर्स तो जो थे, इन्होंने इस जो वर्ड है साइक, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में साइक का मतलब होता है आत्मा या सोल।
तो ग्रीक फिलोसोफर ने जो साइक वर्ड है वो यूज किया था किसके लिए? स्टडी ऑफ सोल यूज किया, जानने के लिए कि कोई भी इंसान अगर कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है उसकी मेंटल प्रोसेसेस क्या है वो जानने के लिए उन्होंने कहा कि मैं सोल की स्टडी करनी होगी। बाद में कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि सोल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है। फिर उसके बाद में सेकेंड निकल के आया था कि माइंड, स्टडी ऑफ माइंड को उन्होंने कहा गया कि उसके बाद में कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे कब आए थे? ये तो बात हुई 16th सेंचुरी तक, टिल 16th सेंचुरी तक जो साइकोलॉजी है उसका अर्थ यही था स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद में 17th सेंचुरी में कुछ साइकोलॉजिस्ट थे लाइक पॉम्पोलॉजी, ह्यूम, हॉब्स, ठीक है, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, ह्यूम, हॉब्स। इन्होंने क्या कहा कि जो माइंड है उसकी स्टडी साइकोलॉजी है। उसके बाद में ये तो हमें पता चल गया कि जो साइकोलॉजी है उसका प्रारंभिक मीनिंग ये था, ठीक है, सोल। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या था? थर्ड। जो तीसरा वर्ड जो साइक का इवॉल्व होकर आया, तीसरा शब्द जिसको साइक को कहा गया, इवॉल्व हुआ, उसे क्या कहा? कॉन्शियसनेस। और इसमें मेन नाम अगर हम बात करें वो थे विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स, ये कुछ नाम थे जिन्होंने कहा कि जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, टिकनर, तो हम उनके बारे में जब बात करते हैं कि वो कुछ नाम थे जिन्होंने कहा था, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, टिकनर, इन्होंने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी है। उसके बाद में इनसाइट की जो स्टडी थी वो किसने? जीन पियाजे और गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट जो थे, ये नंबर 5। नंबर 4 पे क्या था? नंबर 5 पर जो कहा गया था वो पियाजे एंड गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट जो थे, गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट एंड पियाजे, इन्होंने क्या कहा कि स्टडी ऑफ इनसाइट जो है वो है साइकोलॉजी। और नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 पे किसने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसमें नाम थे पेवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। उन्होंने कहा, और आज भी जो हम साइकोलॉजी का जो करंट मीनिंग, अगर यहाँ पर लिखा होता करंट मीनिंग तो वहां पर हमारा आंसर ये सही होता, मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रारंभिक मीनिंग, और प्रारंभिक मीनिंग नंबर 1 जो था वो था सोल, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है नंबर 2 पे था तो माइंड 17th सेंचुरी में, कॉन्शियसनेस 18th 19th सेंचुरी, इनसाइट कह सकते हैं 20th सेंचुरी, और अर्ली 20th सेंचुरी में बिहेवियर। और अभी हम किसको करंट जो अपन कह सकते हैं, जो करंट साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है, करंट मीनिंग जो है साइकोलॉजी का वो है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जो साइक वर्ड का मीनिंग है जिसके लिए साइक एंड लॉजी स्टैंड करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु डिस्टिंग्विश साइकोलॉजी एज अ साइंस फ्रॉम फिलोसफी एंड बायोलॉजी। किसने मनोविज्ञान को दर्शन और जीव विज्ञान से एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। सवाल पूछा गया है कि साइकोलॉजी जो कि क्या था, पहले दोनों के बीच में घूम रहा था। साइकोलॉजी किसके बीच में, फिलोसफी एंड बायोलॉजी के बीच में क्या था, जुड़ा हुआ था। यहाँ पे साइकोलॉजी था इन दोनों के बीच में, जो प्लस का पॉइंट है। तो इसको अलग करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है। हमने पढ़ा है कि विल्हेम वुंट जो थे, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन में नाम भी विल्हेम वुंट दिया हुआ है। विल्हेम वुंट ने 1879 में, ठीक है, 1879 में कहाँ, लेप्जिग यूनिवर्सिटी, लेप्जिग यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे है, जर्मनी। लेप्जिग यूनिवर्सिटी जो जर्मनी है वहाँ पे फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब स्टैब्लिश की, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी। और इसके बाद से साइकोलॉजी को एज अ साइंस कंसिडर किया जाने लगा, क्योंकि जितने भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनकी अपनी लैब होती है, और अगर उसकी अपनी लैब है और क्या कर सकते हैं, तो एक अलग ही एक अप्रोच डेवलप हो गया कि ठीक है अभी एज अ डिस्टिंग्विश्ड सब्जेक्ट है, डोमेन है जिसको स्टडी किया जाएगा, न कि जो साइकोलॉजी है वो पार्ट है फिलोसफी एंड बायोलॉजी का।
क्योंकि दोनों के बीच में वो इंटरकनेक्टेड हो रहा था। पहले पता नहीं चल पा रहा था कि साइकोलॉजी फिलॉसफी है या फिर बायोलॉजी है। तो उस चीज़ को यहाँ पे विल्हेम वुंट ने जो काम किया था, एक मेजर इवेंट कह सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी, जो एक घटना हुई थी, उसको विल्हेम वुंट ने एकदम सिंप्लीफिकेशन कर दिया उस चीज़ का कि साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, उसको ना फिलॉसफी में रखो ना उसको बायोलॉजी में रखो, वो एक अलग सब्जेक्ट है और उसकी अपनी लैब है और उसका अलग से अपना ही स्टडी होना चाहिए, उसके अपने अप्रोचेज हैं स्टडी करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि विल्हेम वुंट जो थे उन्होंने साइकोलॉजी को डिस्टिंग्विश किया बायोलॉजी एंड फिलॉसफी से, एंड एज अ साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में उसको क्या किया, स्टैब्लिश किया। नाम दे रखें सिगमंड फ्रॉइड। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हुए चलते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है बेसिकली, कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो क्या थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ऑप्शन में नाम दिया हुआ है, मतलब मनोविज्ञान से कुछ ना कुछ जुड़े हुए तो ये रहे ही होंगे। सिगमंड फ्रॉइड जो बेसिकली एक साइकोलॉजी का एक स्कूल है। साइकोलॉजी के स्कूल क्या होते हैं बेसिकली, कि कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक विचार है, एक थॉट है। उस थॉट के जो फॉलोअर्स हुए, जितने भी उस फॉलोअर्स हुए, जैसे कि अपन इस चीज़ को अगर समझें कि एक चीज़ है, कोई एक थॉट है, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं सपोज आइडियाज़ की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को समझते हैं कि पॉलिटिक्स है, ठीक है। पॉलिटिक्स में आपको पता है दो विंग्स होते हैं, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। जो लेफ्ट विंग होती है उसको अक्सर लिबरल थॉट्स वाला माना जाता है, उसमें ऐसे कहते हैं उदारवादी कह सकते हैं, लिबरल कह सकते हैं। और जो राइट में होते हैं वो नेशनलिस्ट होते हैं, जो राष्ट्रवादी होते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि जो राइट विंग में जो होते हैं नेशनलिस्ट जो हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं कि वो जब बात आएगी कि ठीक है राष्ट्र के हितों के साथ अगर कोई चीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करनी है तो वो नहीं करेंगे। लिबरल सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो वो चीज़ कर ली जाए। तो इस तरीके से दो अपन कह सकते हैं, और इनसे जो इंटरकनेक्टेड जो लोग होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो लोग इनके फॉलोअर्स करने वाले होंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये दो स्कूल्स हो गए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक आइडियोलॉजी हो गई, यहाँ पे दूसरी आइडियोलॉजी हो गई। स्कूल 1 स्कूल 2, किसका स्कूल, थॉट का स्कूल, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अपने अपने विचार हैं, थॉट, यहाँ पे लोगों के क्या है, अपने अपने विचार है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या हो गया, एक पूरा की पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, एक डोमेन हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक जो सब्जेक्ट हो गया उसके बारे में लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि पीपल आर फ्री टू थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू थिंक। तो उस चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या हो गए, उसके दो अलग अलग अपन कह सकते हैं कि आइडियाज़ हो गए, कि पॉलिटिक्स के बारे में एक इंसान का आइडिया क्या है, दूसरे का आइडिया क्या है। तो एक हो गया एक स्कूल नंबर 1, एक हो गया स्कूल नंबर 2। ये दोनों क्या हो गए, थॉट्स के स्कूल हो गए, कि कोई जो थॉट है कोई किसी लिबरल थॉट से जुड़ा हुआ है, कोई नेशनलिस्ट थॉट से जुड़ा हुआ है। तो उसी बेसिस पे अब उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे। तो इसके बेसिस पर ये चीज़ कही गई है कि जो जिस भी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है वो उसको फॉलो करेगा और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपनी न्यू रिसर्चेस के बेसिस पे और नए कॉन्सेप्ट बनाते जाएगा। उसी तरीके से साइकोलॉजी जो है बेसिकली ये एक पूरा फील्ड है, ये एक पूरा की पूरा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और हर कॉन्सेप्ट पे हर किसी अपना एक इंडिविजुअल पर्सन जो साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा है उसका अपना थॉट हो सकता है, अपना मत हो सकता है, अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है। तो ऐसे साइकोलॉजी के बहुत सारे स्कूल्स हैं, उन्हीं स्कूल्स में से एक है साइको एनालिसिस, जिसको हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद इसको कहेंगे। तो जब अपन मनोविश्लेषणवाद की बात कर रहे हैं तो जो मनोविश्लेषणवाद जो है इसमें बेसिकली बात की जाती है अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस माइंड मतलब कि अचेतन मन। और अपन इसका अर्थ अगर निकाल कर देखें कि इसका बेसिकली अर्थ क्या होगा तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो क्या है चेतना से परे है।
इट मीन्स अवे फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस के बाहर है। इट मीन्स जिसके बारे में हमें पता नहीं है लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स हैं वो हो गए अनकॉन्शियस थॉट्स। अगर वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इमेजिनेटिव प्लेस में, तो वो हो गया अनकॉन्शियस माइंड। तो साइकोलॉजी का एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है जिसका क्या नाम है, साइको एनालिसिस, जहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की जाती है, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषणवाद, जहाँ पर अचेतन मन के बारे में बात होती है। और ये जो स्कूल था इसको स्टैब्लिश किया था किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने। इसको स्टैब्लिश करने वाले जो पर्सन का नाम था सिगमंड फ्रॉइड। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है ये, फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। बाद में इनके स्टडी करने के बाद में बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स थे, या कह सकते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट से, इनकी बुक्स से इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया। तो जो साइको एनालिसिस जो था बेसिकली, ये यहाँ पे जो नाम दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड, इनका क्या था मेन, कि स्कूल ऑफ थॉट साइको एनालिसिस, उसके ये फादर हैं और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था साइको एनालिसिस का, ठीक है। तो उसके बाद में बात करें विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स जो थे जिन्होंने बुक लिखी थी, फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो थी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1990। पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जेबी वॉटसन जो क्या थे, जैसे ये स्कूल की हमने बात की, साइको एनालिसिस एक स्कूल था जिसके फादर सिगमंड फ्रॉइड थे, उसी तरीके से एक स्कूल था बिहेवियरिज्म, ठीक है, जहां पे बिहेवियर की बात होती है कि साइकोलॉजी को इस बात में स्टडी किया जाता है कि कोई भी इंसान अगर कोई बिहेवियर कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका कॉज उसका बिहेवियर है। यहाँ पर बिहेवियर की स्टडी की जाती है। तो ये जो स्कूल था ये जेबी वॉटसन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी को किसने डिस्टिंग्विश किया, तो उसका आंसर है विल्हेम वुंट, जिन्होंने साइकोलॉजी की लैब स्टैब्लिश करके साइकोलॉजी को एक अलग ही अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश किया, विल्हेम वुंट। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के गोल्स की। साइकोलॉजी के गोल्स के बारे में बात करते हैं, जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि साइकोलॉजी का जो क्या है, उद्देश्य क्या है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, मनोविज्ञान के उद्देश्य को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पहला हमारे पास दिया हुआ है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, मापन और विवरण। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर साइकोलॉजी में हम बात करें स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, डेफिनेटली गोल में अगर हम बात करें तो हम मेजर करने की बात करें या फिर डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अगर मैं विवरण देना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, तो वो डेफिनेटली किससे रिलेटेड होगा, बिहेवियर से रिलेटेड होगा, मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होगा। तो हमारा पहला गोल जो साइकोलॉजी में होता है कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, सबसे पहले हमारे पास उसका होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद में हम करेंगे मेजरमेंट। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि हमारे पास हमें सपोज मेजर करना है इंटेलिजेंस को, ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धि को हमें मेजर करना है। जब बात करें हम बुद्धि को मेजर करने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए बुद्धि का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं बुद्धि, वो बुद्धि है क्या, बुद्धि के टाइप्स क्या हैं, किन किन टॉपिक्स में अपन कह सकते हैं कैसे किससे इन्फ्लुएंस हो सकती है इंटेलिजेंस, कैसे इंटेलिजेंस को इन्हेंस किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, कब तक इंटेलिजेंस इंक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस इनेट होती है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या हैं, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया इंटेलिजेंस का, जो आज हम जिस रूप में इंटेलिजेंस को जान रहे हैं वो कैसे है। ये तो बात हुई डिस्क्रिप्शन की।
विवरण की। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के गोल्स में, तो पहली चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो है उसका डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद में बात हो रही है मेजरमेंट की। अब हमें पता चल गया कि इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। एक एग्जांपल के लिए इंटेलिजेंस लेके चल रहे हैं कि हमें पता चल गया कि वो बेसिकली है क्या, उसका हमें डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, उसके इंट्रोडक्शन को हम जानते हैं। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है मेजरमेंट। उसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मेजरमेंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमें करना है उस चीज को मेजर। डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया है, अब बात करनी है हमें दूसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट के वेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हम किन किन वेज से मेजर कर सकते हैं। लाइक हम टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम कोई प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कंपैरिजन एक वे हो सकता है इंटेलिजेंस को मेजर करने का। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। कंपैरिजन करके कर सकते हैं, टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हो गए। अब इनसे हम क्या करेंगे, लाइक अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम मेजर कर रहे हैं इंटेलिजेंस को थ्रू द टेस्ट के थ्रू, टेस्ट के थ्रू हम इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं। तो हमने टेस्ट लिया, अगर हमने एक ग्रुप लिया है 10 बच्चों का, तो सब पे हमने क्या कर दिया इंटेलिजेंस। सपोज हमने 2 ही लिए हैं, 10 तो चलो ठीक है, मुश्किल हो जाएगा समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग। अगर हमने 2 बच्चों को लिया है और उन पर हम इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के जो स्कोर्स आ रहे हैं, हमने इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेट कर लिया कि उनके कितने स्कोर आए हैं टेस्ट में। फिर उस चीज के बेसिस पर सपोज स्कोर आया है एक स्टूडेंट जो है, एक जो चिल्ड्रन है उसका स्कोर आया है 75, दूसरे का आया है 1110, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्कोर आ गए हैं, स्कोर ये हमारे पास स्कोर आ गए हैं, हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम उस चीज को, अब हमारे पास ये आ गए, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि जो 75 है वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, या 1110 है वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, तो कोई मीनिंग है उस टेस्ट का मेजर करने का? कोई हमारे पास मेजर में सिर्फ मेजर करने से कुछ पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। जब तक हमें पता नहीं होगा बेसिकली कि जो चीज़ है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, जो स्कोर हमारे पास आया वो क्या है। जैसे एग्जाम में अपन मार्क्स आते हैं, हमारे 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, हमारे 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स में से हमारे 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, और 100 में से हमारे सपोज अगर 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हम हाफ लेकर आए हैं, हमारा कितना 50% यहाँ पे स्कोर हुआ है। लेकिन अगर हमारा 70 आया है तो इट मीन्स क्या हुआ है कि हमारे 70% मार्क्स आए हैं, हमें पता है कि हम फर्स्ट डिवीजन से आए हैं। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि हमारा डिवीजन सेकंड है, क्योंकि क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर लेस देन 60 अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो सेकंड डिवीजन में आएगा, अबव अगर किसी के हैं 60 तो वो क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन में आएगा, और किसी के अगर लेस देन 50 हैं, ठीक है, तो वो थर्ड डिवीजन में आएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, उस बेसिस पर ही हमें पता चल जाता है कि अच्छा उसका डिवीजन कौन सा है, ग्रेड कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये उसके कुछ वेज हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें नहीं पता कि IQ का जो स्कोर आया है 75 या 1110 वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, तो हम नहीं जान सकते हैं बेसिकली कि उसका मीनिंग क्या है। तो वहीं पर हमारा आता है दूसरा गोल, जिसकी हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, कि जो चीज़ है उसको हमें बेसिकली एक्सप्लेन करना है। हमें जो स्कोर हमारे पास आए हैं उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो चीज़ हमारे पास आई है एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, नॉर्म्स के हिसाब से, कि हमारे पास कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे,
कुछ रूल्स लॉज होंगे, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, उस चीज को उसके बेसिस पर हम डिस्क्राइब करेंगे कि बेसिकली वो है क्या। जैसे इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये स्कोर आ गया, तो हमारे पास जो नॉर्म्स हैं उसमें ये चीज़ है कि हम जब आईक्यू का जो अपन टेबल देखेंगे तो उसमें एक वो कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक नॉर्म है, एक कह सकते हैं रूल्स है हमारे पास, उनके बेसिस पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये पर्सन जिसका आईक्यू इतना है वो यहाँ स्टैंड कर रहा है, जिसका आईक्यू उससे कम है वो यहाँ स्टैंड कर रहा है, ज़्यादा है वो यहाँ। तो जिसका अपन 1-1-10 स्कोर आ रहा है हम उसको कह सकते हैं कि वो अबव एवरेज है। ठीक है, किसी किसी आईक्यू की टेबल में 140 पे जीनियस एक्सीलेंट होता है, किसी किसी में 120 पे भी होता है। अपन 140 वाले लेके चलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि आइंस्टीन का आईक्यू 140 प्लस था तो वो जीनियस थे, तो उस हिसाब से जिसका आईक्यू 1-1-10 है उसको हम अबव एवरेज लेके चल रहे हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं 75 के स्कोर की, तो जो पर्सन जिसका 75 का आईक्यू है वो होगा मेंटली रिटार्डेड, MR होगा वो, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे मंद बुद्धि। ठीक है, तो एक ऐसा बच्चा जो होगा, तो अब ये जो वर्ड है ये हमारे पास नॉर्म्स आ गए हैं। अब इन नॉर्म्स से हमें पता चल गया कि एक बच्चा अबव एवरेज है, दूसरा है मेंटल रिटार्डेड मंद बुद्धि। लेकिन अब हमारे पास इनके साथ में हमारे पास इनका क्या होगा, कुछ डिटेल भी होगी कि मंद बुद्धि है वो क्या है, वो कैसे है। तो वही हमारा आता है नेक्स्ट गोल, जहां पे हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की। ठीक है, प्रेडिक्शन की बात करते हैं हम। यहाँ पे बात हो रही है प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की। तो यहाँ पे अब हमें क्या होगा, अब हमारे पास पता चल गया है, हमारे पास एक नॉर्म के बेसिस पे हमारे पास आ गया कि अबव एवरेज और MR मेंटली रिटार्डेड, दो जो हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए थे जिन बच्चों पे 1 और 2, उनके ये स्कोर्स आए। स्कोर को हमने क्या किया, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा होगा क्या होगा, थोड़ा एक्टिविटीज में कह सकते हैं स्लो होगा, ये जो बच्चा होगा मेंटली रिटार्डेड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्टिविटीज में क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, इसका जो कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं एडजस्टमेंट क्या होगा, माल एडजस्टेड होगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एजुकेशन में क्या होगा, वीक होगा। वीक इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में वीक होगा। हम बात कर रहे हैं अबव एवरेज की, इट मींस क्या होगा, इसका जो एडजस्टमेंट होगा गुड होगा। अपन कह सकते हैं कि वेल एडजस्टेड। ठीक है, गुड इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में क्या होगा, अच्छा होगा। कह सकते हैं डे टू डे लाइफ क्या होगी, मीनिंगफुल लाइफ होगी इसकी। ठीक है, और डिपेंडेंसी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगा बेसिकली। और यहां क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी। तो ये जो चीजें हमें पता चल रही हैं बेसिकली कि एक जो MR हमारे पास जो हमने एक्सप्लेन किया था, अबव एवरेज जो हमारे पास हमारे जो स्कोर्स आए थे उसकी जो एक्सप्लेनेशन आई थी, जिसको हमने कहा कि हमारा ये 3rd पॉइंट है गोल्स में। तो उस बेसिस पे अब हमने क्या किया, अपने 4th पॉइंट में हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं बेसिकली। ये क्या हो गया, हमारा प्रिडिक्शन हो गई। जिस चीज के बारे में भी अपन कह रहे हैं ये हमारी प्रिडिक्शन हो गई। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिडिक्शन। हमने भविष्यवाणी कर दी कि इतना स्कोर जिस बच्चे का है वो क्या करेगा, वो ये चीजें करेगा, उसके साथ में उसका व्यवहार ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, ये चीजें क्या हो गई, ये प्रिडिक्शन हो गई इस बच्चे के बारे में जिसका आईक्यू कम है। ठीक है, जिसको अपन कह रहे हैं भविष्यवाणी, तो वो ये भविष्यवाणी हो गई। इसके बाद में अपन बात जैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिडिक्शन की हमने बात की, उसके साथ में अब हमारा दूसरी चीज आ रही है वो है कंट्रोल। कंट्रोल की जब हम बात कर रहे हैं
कि कोई भी चीज कंट्रोल है। तो अब ये है कि जो हमने प्रेडिक्शन किया लास्ट, प्रेडिक्शन एंड देन कंट्रोल। तो कंट्रोल की बात हो रही है कि ये जो एक्टिविटीज जिनके बारे में हमने बात की कि बच्चा ये कर सके, स्लो होगा, अंडरस्टैंडिंग कम होगी, पुअर होगा, ठीक है, वह वीक होगा, एकेडमिक्स में डिपेंडेंसी होगी, तो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं इन्हेंस कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी अंडरस्टैंडिंग वो पुअर है तो उसको मीडियम लेवल तक लेकर आया जा सके, उसको थोड़ा क्या कर सके इम्प्रूव किया जा सके उस बच्चे में। माल एडजस्टेड होगा तो थोड़ा उसको एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर किया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये जो चीज़ें हैं जो उस बच्चे में हो सकती है उनको थोड़ा बेटर बनाया सकता है कि वो एटलीस्ट खुद पे उसकी जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी कम की जा सके। और जो बच्चा अबव एवरेज है उसको और बेटर किया जा सकता है कि तू इतना है तो ठीक है, आगे से थोड़ा और अगर इसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो वो अपनी उसमें एकेडमिक्स में लाइफ में और बेटर कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं जब हमारे पास प्रेडिक्शन हो। प्रेडिक्शन कब होगी जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो। एक्सप्लेन किसी चीज़ को कब कर पाएंगे जब हम उसको मेजर करेंगे, और मेजर करने के लिए चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये सारे जो साइकोलॉजी के गोल्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये बात हुई साइकोलॉजी के गोल्स की। तो साइकोलॉजी के मेनली गोल्स जो हैं उनको 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है। पहला डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इनको नंबर्स में डिवाइड करके तो हमारे पास ऐसे 5 गोल्स आ जाते हैं। वैसे उनको कैटेगराइज किया हुआ है 3 में, ठीक है। आई होप आपको गोल्स क्लियर हुए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो साइकोलॉजी के जो फील्ड्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। कह सकते हैं कि 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहला प्योर साइंसेस, इसको अपन कह सकते हैं शुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान, प्योर साइंस साइकोलॉजी। दूसरी है अप्लाइड साइकोलॉजी। जो प्योर साइंस साइकोलॉजी है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बेसिकली वो क्या है, प्योर साइंस दूसरी आ रही है अप्लाइड। जब हम बात कर रहे हैं प्योर साइंस की, इट मीन्स साइकोलॉजी की स्टडी करना प्योर फॉर्म में, जैसे जो चीज़ें हैं उनको उसी वे में स्टडी करना। और अप्लाइड की बात करें मतलब कि जो प्योर फॉर्म में जो स्टडी किया जा रहा है उसके एप्लीकेशन की बात करना, कि जो रिसर्चेज हो चुकी हैं जो है तो उसके एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो ये क्या होगा एप्लीकेशन फील्ड। ये हो गया एप्लीकेशन फील्ड, वो हो गया प्योर साइंस मतलब साइकोलॉजी को प्योर फॉर्म में स्टडी करने का। तो जैसे यहाँ पे जैसे अगर अपन पार्ट दिया गया है, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी कह सकते हैं प्योर फॉर्म है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी को कैसे सोशल साइकोलॉजी की सोशल इन्वायरमेंट में साइकोलॉजी कैसे होगी, ग्रुप कैसे फॉर्म्स होंगे, इंडिविजुअल का सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, उसका कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, पर्टिकुलर सोशल चीज़ों के लिए एटीट्यूड कैसा होगा, मनोवृत्ति कैसी होगी, अभिवृत्ति कैसी होगी। तो जब हम उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जब हम जान रहे हैं, तो वो हुई बात प्योर साइंस की। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की, ठीक है, तो अप्लाइड में जब अपन बात करें तो लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी में जो चीज़ें स्टडी कर रखी हैं उनका एप्लीकेशन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो साइकोलॉजी जिसके बेसिक कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म में स्टडी करने के बाद जो स्टडी के बाद में जो थ्योरीज आई हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं स्टडी के बाद में, उसका एप्लीकेशन हो रहा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कि ठीक है जो प्लेयर्स हैं उनको स्ट्रेस हो रहा है तो उसको कैसे कह सकते हैं कि उसको कैसे रिलीव किया जाए, उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए जो मेंटल इश्यूज हो रहे हैं प्लेयर्स को, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो क्या होगी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गई। तो उस हिसाब से साइकोलॉजी को 2 फील्ड्स में कैटेगराइज किया गया है। पहली प्योर साइंस साइकोलॉजी, दूसरी अप्लाइड साइंस साइकोलॉजी। इसके बाद अब बात करते हैं इनमें भी इसका कैटेगराइजेशन जो है उसकी बात करते हैं। प्योर साइंस में साइकोलॉजी जो है कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं साइकोलॉजी के। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी की।
सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं। सामान्य मनोविज्ञान बेसिकली क्या हो गया, जब हम बात कर रहे हैं सामान्य नॉर्मल मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, लाइक हमारी मेंटल प्रोसेसेस क्या हो गई, हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी में स्कूल्स क्या है, साइकोलॉजी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टडीज हुई हैं, उसमें भी मेंटल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, सेंसेशन, ठीक है, हमारा प्रत्यक्षण क्या है, मेमोरी, अधिगम, लर्निंग जो है, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, इमोशंस, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, तो उन चीज़ों को जब हम स्टडी करें, मतलब जनरल पार्ट साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजी का बहुत ही सामान्य जो हिस्सा है उसको जिसमें हम स्टडी करेंगे वो हो गया जनरल साइकोलॉजी। उसके बाद में दूसरा प्योर साइंस साइकोलॉजी में है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। मतलब अब तक तो बात हो गई जनरल की, लेकिन अब क्या बात हो रही है एबनॉर्मल की, मतलब जो नॉर्मल नहीं है। ये जो चीज़ें अपन कह सकते हैं नॉर्मल है, किसी की इंटेलिजेंस क्या है, नॉर्मल इंटेलिजेंस पर्सन में कैसी होती है, ठीक है, लेकिन इट मीन्स जो नॉर्मल नहीं है, जो चीज़ क्या है, जिस क्राइटेरिया में जो चीज़ होनी चाहिए, जो हमने जनरल साइकोलॉजी में पढ़ा, वो उस क्राइटेरिया में ना होकर के उस क्राइटेरिया से बहुत दूर है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। मतलब जो नॉर्मल जो चीज़ है उससे क्या है, बहुत ज़्यादा डेविएशन है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, ठीक है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल भी पर्सन में नहीं हो तो इट मीन्स पर्सन क्या हो जाएगा, बिल्कुल केयर फ्री हो जाएगा, उसको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होगी। और अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत ही ओवर हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल केयर फ्री और ओवर स्ट्रेस्ड हो गया है तो भी वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक ऑप्टिमल लेवल जिसको कहेंगे कि ये जो एक लेवल है जिसको अपन कह सकते हैं ऑप्टिमल लेवल, ऑप्टिमल लेवल से मतलब होता है किसी भी चीज़ का सबसे बेहतर एक स्तर जो होता है, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम जो स्तर होता है ऑप्टिमल लेवल, तो उस लेवल का स्ट्रेस होना भी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होंगे चीज़ों को करने के लिए। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये अपने कॉन्टिनम से बहुत ज़्यादा, अपन कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनम है, ठीक है, इस कॉन्टिनम से बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में चला जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये क्या है, एबनॉर्मल। ये क्या है, एबनॉर्मल। और ये जो है ये है नॉर्मल। एक ऑप्टिमल लेवल पर है, मतलब वो नॉर्मल है। जब अपन बात करें जनरल साइकोलॉजी की, तो जनरल साइकोलॉजी में हम इसको स्टडी करेंगे, नॉर्मल चीज़ों को स्टडी करेंगे अपन जनरल साइकोलॉजी में। लेकिन जब बात हो रही है एबनॉर्मल की, तो एबनॉर्मल में हम क्या स्टडी करेंगे, ये जो एबनॉर्मल जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो ये हुआ एबनॉर्मल का जो फील्ड है साइकोलॉजी का, कि जहाँ पे हम एबनॉर्मल चीज़ों को स्टडी करेंगे। हिंदी में बोलेंगे असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान। उसके बाद में अब बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, जिसको बोलेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब डेवलपमेंट, कि हमें जो ह्यूमन है बेसिकली उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जब हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है, उसको हम आगे जब स्टडी करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली उसकी फील्ड के बारे में जानते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस, प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट के स्टेजेस, ग्रोथ कैसे हो रही है, मैच्योरेशन कैसे हो रहा है, लर्निंग कैसे हो रही है, उसके डोमेन्स कौन कौन से हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, एक जो इंसान, एक ह्यूमन बीइंग है, जो एक सीड जो होता है बेसिकली, यहाँ से ये जो एक सीड है, उस सीड से कैसे एक कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है, एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन जो कैसे बन रहा है, एक कंप्लीट ह्यूमन जो डेवलप हो रहा है, वो एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो डेवलप हो रहा है, तो उस चीज़ को हम पूरा स्टडी करेंगे। और उसके बाद में जो उसकी डेथ वाला पार्ट आता है, ओल्ड एज आती है, तो उसकी लाइफ से लेकर के
उसकी लाइफ से लेकर के डेथ तक का जो पूरी स्टडी की जाती है, जिसको हम कहेंगे लाइफ स्पैन, हम पूरे लाइफ स्पैन को स्टडी करते हैं किसमें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम इस चीज को स्टडी करेंगे। तो ये भी क्या है, एक प्योर साइकोलॉजी है, इसका एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली प्योर चीजों को कह सकते हैं कि एक कंप्लीटली वो जिस वे में जो चीज है उसको उसी वे में स्टडी किया जा रहा है, ना कि उसके एप्लीकेशन को। अब इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। लाइक एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो चीजें नॉर्मल नहीं है, जब हम उनको स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हमें पता चल गया कि ये नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल कैसे किया जा सकता है, तो वो क्या है, एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, नैदानिक मनोविज्ञान में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्योर साइंसेस के और कौन से टाइप्स हैं। प्योर साइंस में हो रही है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात हो रही है, मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसके बारे में बात करें, इट मीन्स जहां पर इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट का जो कंडक्शन है वो कैसा होता है, मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस कैसे होती है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, टेस्ट फॉर्म करना है तो टेस्ट फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जिस साइकोलॉजी के अंदर, जिस साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर स्टडी किया जाता है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये भी क्या है, प्योर साइंस है, साइकोलॉजी का प्योर फॉर्म में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जियो साइकोलॉजी की बात करते हैं। जियो साइकोलॉजी में बेसिकली कह सकते हैं कि पूरा इंडिया जो है उसके अलग अलग पार्ट में, लाइक अगर एक हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, एक हमने बात कर ली हरियाणा की, एक हम बात कर रहे हैं कर्नाटका। तो बेसिकली जियो साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि यहाँ के जो ह्यूमंस होते हैं, बेसिकली इस जगह के जो ह्यूमंस हैं, यहाँ के जो ह्यूमन हैं, ठीक है, उनका बेसिकली जो कल्चर है वो कल्चर कैसा है, वो क्या उनका रहने सहने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका कैसे हो सकता है। ये तो बात हुई चलो स्टेट्स की, इंडिया में ही, विद इन इंडिया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया की, ठीक है, इंडिया में लोग कैसे रहते हैं, साथ में अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, या बात करें इंडियन ट्राइब्स का कंपैरिजन कर रहे हैं कि इंडिया में ट्राइब्स जो होती है वो कैसे रहती है, जो कह सकते हैं अर्बन एरियाज में, विलेज एरिया में, जो सोशल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो उन चीज़ों को जब कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है, उनके यहाँ कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकती हूँ कि अमेरिका में एक ट्राइब होती है बेसिकली, ठीक है, उनके जो भी फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ एक ट्राइब होती है। तो वो जो ट्राइब है बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो फैमिलीज होती हैं उनमें सुपीरियर जो होती है, वहाँ की जो मेन लेडी होती है, ठीक है, फीमेल जो होती है वो वहाँ की मेन होती है, वो डिसाइड करती है बेसिकली। तो वहाँ पे फीमेल्स बाहर जाके काम करती हैं, लाइक अगर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आना है, जो भी घर का मैनेजमेंट करना है वो करती हैं। और जो उस ट्राइब में जो मेल्स होते हैं बेसिकली वो घर का काम करते हैं, लाइक खाना पकाना और ये जो सारी चीज़ें हो गई हैं, घर के काम करना उस ट्राइब में तो ये मेल्स करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत अलग चीज़ है उस ट्राइब की, जो कह सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड से अपन कह सकते हैं मोस्टली जो वर्ड है वो इस टाइप का है। अब चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन पहले जो था कि जो भी मेल्स हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, ठीक है, अब बोलते हैं ब्रेड एंड बटर अर्न करेंगे। जो फीमेल्स होंगी वो क्या करेंगी, मेकिंग का काम करेंगी, ठीक है, मैनेजमेंट के, घर में काम कैसे होगा उस चीज़ को संभालेंगी। तो ये एक चीज़ वहाँ से अलग थी। तो इन दोनों कल्चर्स को कंपैरेटिवली स्टडी किया गया कि अमेरिका में जो सोशल एरियाज में जहाँ रहते हैं, लाइक स्टेट्स हो गए, विलेजेस हो गए, वहाँ लोग रहते हैं वो कैसे हैं, जो ट्राइब में रह रहे हैं वो रहे। तो उन चीज़ों को जब कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल बेसिस पे जब हम स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी की, ज्योग्राफिकल बेसिस पर जब हम स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पर, तो वो हुई साइकोलॉजी का कौन सा पार्ट, जियो साइकोलॉजी इसको कहेंगे। तो ये भी क्या है, साइकोलॉजी की प्योर साइंस में साइकोलॉजी को स्टडी की जा रही है, साइकोलॉजी की प्योर फॉर्म है। इसके बाद अब देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजीज। अब हम बात करें प्योर साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे प्योर में सबसे पहला एग्जांपल आप क्लिनिकल साइकोलॉजी का देखिए। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी वो क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एप्लीकेशन है। इसको अपन कहेंगे नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान।
बात हो रही है किसी भी चीज़ की, किसकी, किसी चीज़ को क्लिनिशियन प्रोवाइड करने की, उस चीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है, उसका उपाय ढूंढने की बात हो रही है, निदान करने की बात हो रही है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी को हम जब हम असामान्य मनोविज्ञान को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर क्यों नहीं है उसके कारण क्या है और उसको कैसे नॉर्मल किया जा सकता है। जब हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी। और जो उसमें जो स्टडीज़ की गई हैं, उसके बाद जो थ्योरीज निकल कर आई हैं, उनका जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, नैदानिक मनोविज्ञान में। तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है बेसिकली, वहाँ पर एप्लीकेशन की बात हो रही है किसकी, कि जो चीज़, जो थ्योरीज, जो प्रिंसिपल्स, जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं एक्सपेरिमेंट्स से, जो हमने स्टडीज़ की हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, जो नॉलेज हमारे पास है उसको अब हमें अप्लाई करना है। तो वो हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक अप्लाइड फील्ड साइकोलॉजी की। उसके बाद में बात हो रही है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या बोलेंगे, औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की जब हम बात करें, इट मीन्स जो इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है बेसिकली, ठीक है, लाइक इंडस्ट्रीज में कोई चीज़ ऐसी हो रही है, लाइक जो भी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको स्ट्रेस लेवल कितना है, ओवर वर्क किया जा रहा है, ओवर बर्डन किया जा रहा है, या फिर कंपनी की पॉलिसीज से वो खुश है कि नहीं। क्योंकि अगर इफ वर्कर्स आर नॉट हैप्पी देन आई थिंक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। अगर वो प्रॉपर, अगर एक पर्सन खुश है तो आई थिंक एक काम को वो 8 घंटे में कर रहा है, उसको एक पर्सन जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, वहाँ पे काम करना ही नहीं चाह रहा, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उसको 14 आवर्स में भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इस चीज़ पे फोकस करती है कि जो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो पॉलिसीज से, वर्किंग आवर्स से, इन्वायरमेंट से, ठीक है, खुश है कि नहीं है। वहाँ पे उनके कह सकते हैं समटाइम्स बोर्डम बहुत क्रिएट हो रहा है या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है, ओवर बर्डन हो रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे उस जो इन्वायरमेंट है उसको लाइट किया जाए, एक हैवी इन्वायरमेंट जो बिल्डअप हो गया उसको कैसे लाइट किया जाए कि वर्कर्स जो क्या हो एक गुड, एक अच्छी मेंटल स्टेट के साथ में काम करें। तो उन चीज़ों को जब हम स्टडी करके, और वो स्टडी कहाँ से हो रही है, जनरल साइकोलॉजी को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक पर्सन की मेंटल हेल्थ जो है वो कब अच्छी होती है, ठीक है, वो बेसिकली मेंटल हेल्थ है क्या, तो उन चीज़ों को जब स्टडी करेंगे, जानेंगे, तो उसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हो रहा है कि जो वर्कर्स है उनकी वेलबींग, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी कह सकते हैं नीड्स के ऊपर फोकस करके जो इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री का उसको अच्छा बनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, इसको ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद में बात हो रही है लीगल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी। लीगल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स साइकोलॉजी का वो फील्ड जहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है। लाइक अगर आपने देखा होगा कि कोर्ट केसेस होते हैं, फैमिली कोर्ट में जब कोर्ट केसेस जाते हैं तो फैमिली कोर्ट में जो जस्टिस होते हैं वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं कि आप काउंसलर के पास जाओ। काउंसलर अगर लिख के देता है कि आप लोगों को नीड है इम्प्रूवमेंट की, अगर उसको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लाइक डिवोर्स केसेस की बात करें या फिर पेरेंटल कस्टडीज़ की बात करें, तो ये चीज़ काउंसलर जो होता है वो अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और वो उसको उसकी जो कोर्ट के पास भेजता है, उसके बेसिस पे जो जस्टिस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है लीगल में। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में बात कर रहे हैं कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके जो ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल माइंडसेट का है, इट मीन्स उसका भी कुछ ना कुछ बेस होगा, वो क्रिमिनल माइंडसेट अगर उसका है, उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो बेसिकली उसका बेस क्या है, उस चीज़ की स्टडी की जाती है, उस चीज़ के बारे में जाना जाता है, उनको भी एक काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, बाल अपराध जो होते हैं उस मामले में, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि जो जनरल साइकोलॉजी है या एबनॉर्मल साइकोलॉजी है उसका इम्प्लीकेशन लीगल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी में होता है। ये साइकोलॉजी की अप्लाइड फील्ड। देन नेक्स्ट बात करें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि समटाइम्स प्लेयर्स के लिए, स्टाफ के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो जो भी प्लेयर्स होते हैं उनके लिए इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है एक काउंसलर की, एक साइकोलॉजिस्ट की, जो क्या कर सके, उनको मे बी ऐसे वेज अप्रोचेस प्रोवाइड करे, टेक्निक्स प्रोवाइड करे कि जहाँ उनको लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, या फिर उनको ऐसे कह सकते हैं कि एक फेयरफुल थॉट आ रहा है, या फिर अपनी परफॉर्मेंस को, एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं,
तो उन सिचुएशंस में क्या होता है, अगर वो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उनको हेल्प प्रोवाइड करता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए तो आप अपनी उन परफॉर्मेंसेस को देखिए जहाँ पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर अब बात हो रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं तो समहाउ आप वो चीज़ें देखिए जहाँ आपने मिस्टेक्स की, जहाँ आपने स्कोर्स नहीं किया है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि किसी प्लेयर को, अगर अपन क्रिकेट की बात करें तो किसी प्लेयर को अगर ये स्ट्रेस हो रहा है कि ठीक है वो बॉलर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है या फिर कोई बैट्समैन बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ के उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए कहा जा सकता है कि तुम अपना कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस याद करो जहाँ तुमने बहुत अच्छा खेला हो, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, उस चीज़ को याद रखो। या फिर एक वर्ड अपने लिए ऐसा चूज़ करो जो तुम्हारे क्या हो, जो स्ट्रेस है उसको क्या करे, डिक्रीज करे। एक ऐसा वर्ड चूज़ करो जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला हो। लाइक मैंने कोई इंटरव्यू देखा था किसी स्पोर्ट्स पर्सन का कि उसको जब स्ट्रेस होता था बेसिकली, तो वो अपनी मदर का था, उसका अपनी मदर का नाम लेता था। तो जब अपनी मॉम को याद करता था तो उसका जो स्ट्रेस लेवल था वो डिक्रीज होता था और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था। तो इसके लिए उसने बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हेल्प ली थी और साइकोलॉजिस्ट ने उसको सजेस्ट किया था कि यू आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर मदर, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में बात हो रही है मिलिट्री साइकोलॉजी की, सैन्य मनोविज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि सबसे स्ट्रेसफुल अगर जॉब देखा जाए कोई होता है तो मिलिट्री में जो होता है वो कह सकते हैं सोल्जर्स के लिए सबसे मुश्किल कह सकते हैं जो जॉब होती है, सबसे डिफिकल्ट होती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस में रहना पड़ता है जो आई थिंक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता, बहुत ही मुश्किल हो सकती है सर्वाइवल के लिए। तो उन सिचुएशंस में भी रहते हैं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस उनके लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। तो उन सिचुएशन में भी सर्वाइव कैसे करना है, या जब उस सिचुएशन से एक नॉर्मल कह सकते हैं एनवायरनमेंट में जब वो आ रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट में जब आ रहे हैं तो उसके साथ डील कैसे करें, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट कैसे करें। तो उस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि मेंटल टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं जिसका एप्लीकेशन जो भी मिलिट्री पर्सन्स होते हैं उन पे किया जाता है। उसके बेसिस से पता चलता है कि ठीक है उनका मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, या फिर वो स्ट्रेस में तो नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेस में होंगे तो बहुत केसेस आते रहते हैं कि जो मिलिट्री पर्सन्स उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है सैन्य मनोविज्ञान की, मिलिट्री साइकोलॉजी की। फिर उसके बाद में बात हो रही है पॉलिटिकल साइकोलॉजी की। इट मीन्स जो साइकोलॉजी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो लीडर्स को समटाइम्स हेल्प चाहिए होती है, वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हमारा फील्ड है, इसको हम ब्रीफली अपन कह सकते हैं, इसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन में कैसे कह सकते हैं एप्लीकेशन किया जाए इस चीज़ का। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट किया आज हमारा, ठीक है, जिसमें हमने बात की फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी की दोनों फील्ड्स को अपने थॉरोली स्टडी किया, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड प्योर साइकोलॉजी। इसमें एक जो हमारा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टडी करेंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे अपन कह सकते हैं कैसे एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए, कि एजुकेशन को इन्हेंस किया जाए। तो उन चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। तो आज हमारा ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।